हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा, जो बच्चे परिणाम से नहीं होंगे संतुष्ट, उनको स्थिति सामान्य होने पर दिया जाएगा परीक्षा देने का मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के लखीमपुर से लद्दाख, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन की 12 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। किमिन 14 सड़क योजना अरुणाचल को राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से जोड़ेगी। रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमाओं पर बेहतर बुनियादी ढांचे और संपर्क के लिए बीआरओ की सराहना की। देश में थम रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 8,26,000 के करीब। लगातार 35वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से अधिक। रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.93%। देश में अब तक दी गई वैक्सीन की 26 करोड़ 55 लाख से अधिक खुराक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शिवसेना नेता और मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को किया गिरफ्तार। मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी के मामले में एनआईए की टीम ने प्रदीप शर्मा को लिया है हिरासत में। भारतीय कोस्ट गार्ड ने दिखाई दिलेरी। अरब सागर में फंसे बार्ज एमवी मंगलम से 16 चालक दल को बचाया। सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कल से शुरू। मुकाबले का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश डीटीएच के डीडी स्पोर्ट्स 1.0 में किया जाएगा। वहीं डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता मुकाबले का आंखों देखा हाल ऑल इंडिया रेडियो में सुन सकते हैं। और यूरो कप में आज होंगे 3 मुकाबले। ग्रुप बी की टॉप टीम बेल्जियम की होगी डेनमार्क से भिड़ंत। वहीं ग्रुप सी में यूक्रेन और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच होगा मैच। वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रिया और एम्स्टर्डम की टीमें होंगी आमने सामने। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के मूल्यांकन का फॉर्मूला बता दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 13 एक्सपर्ट कमेटी ने सीबीएसई में अंक देने की स्कीम निर्धारित की है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के परफॉर्मेंस को 12वीं बोर्ड में अंक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है।
जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ग्रेडिंग के जरिए परिणाम 31 जुलाई तक जारी होंगे। गुरुवार को असम के लखीमपुर जिले में किमिन 14 रोड सहित उत्तर पूर्व में 12 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लंबे समय से विकास का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब जिस तरह से विकास किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। डबल लेन वाली 20 किलोमीटर लंबी सड़क को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किया गया है। इसके निर्माण पर करीब 97 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये सड़क अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित औद्योगिक बेल्ट के लिए बूस्टर का काम करेगी। इस सड़क के जरिए अरुणाचल प्रदेश की चीन से सटी हुई सीमा पर सेना के साजो सामान को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही इससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को असम से आवागमन और सामान को लाने और ले जाने में भी सहूलियत होगी। ये सड़क असम से सुबनसिरी जिले को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग के रूप में भी काम करेगी। रक्षा मंत्री ने पिछले 7 वर्षों के दौरान BRO द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इसके बजट में लगभग 3 से 4 गुना वृद्धि की गई है। जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। सचिन वाजे केस में आज शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी एक SUV बरामद होने के मामले में NIA की टीम ने आज तड़के प्रदीप को हिरासत में ले लिया। एजेंसी शर्मा से पहले कई बार लंबी पूछताछ कर चुकी है। NIA ने बुधवार को इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो 21 जून तक हिरासत में रहेंगे। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए CSR पहल के माध्यम से व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा बढ़े हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बैठक की गई। विभिन्न हितधारकों के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अध्यक्षता की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाने की रिपोर्ट। दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों के इलाज और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। CSR पहल के जरिए कॉरपोरेट्स द्वारा बढ़े हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस बैठक में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सरकार और विभिन्न विभागों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। हमारे मंत्रालय के निमंत्रण पर आज रेयर डिजीज़ से ग्रसित बच्चों के लिए जो भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाई है उसको 2021 में देश के सामने समर्पित किया है। कोविड की जंग को लड़ते हुए भी जिस पॉलिसी को बनाने में हमारे संबंधित एक्सपर्ट्स ने किसी भी प्रकार से कोई ढील नहीं दी, चूक नहीं की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसे देश में चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म किया गया, वैसे ही वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसे लेकर लगातार प्रयास जारी है। जिस प्रकार से भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया, उसी प्रकार से हम दुनिया के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2025 तक पूरे देश से टीबी जैसी बीमारी को भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में दुर्लभ रोगों से करीब 8% लोग जूझ रहे हैं।
ऐसे में देश के वो बच्चे जो दुर्लभ रोगों से ग्रसित है, उनके इलाज में व्यावसायिक क्षेत्र की CSR पहल काफी मददगार साबित होगी। डिवाइस तैयार किया है जो सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करने में मददगार साबित होगा। ये डिवाइस किसी खास जगह लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने में सक्षम है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में ये डिवाइस कारगर साबित हो सकता है। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर गुजर जाने के बाद कई राज्यों में अनलॉकिंग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोविड को फिर से फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। खास तौर पर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठी ना हो। नई दिल्ली के कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक स्कूली छात्र हितेन गौतम ने ऐसा डिवाइस विकसित किया है जो सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करने में मददगार साबित होगा। इस एंट्री एंड एग्जिट डिवाइस की मदद से किसी खास जगह पर लोगों की भीड़ को सीमित किया जा सकता है। We should all follow COVID-19 protocols, so I have made an entry-exit device. In the entry-exit device, I have used IR sensors to sense the person, Arduino Uno for coding, LCD display to display, and breadboard, LED, and some jumper wires. As according to the COVID-19 protocols, in the public places, limited people are allowed to enter, and as my device will allow the entry of 5 people and then restrict the entry after that. इस डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही किसी परिसर के अंदर लोगों की संख्या तय सीमा तक पहुंच जाएगी, सर्किट बोर्ड पर लगी लाल रंग की LED लाइट जलने लगेगी। अन्य लोगों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति तभी मिलेगी जब पहले से अंदर मौजूद लोग बाहर आ जाएं। हितेन ने अपने स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब की मदद से इस डिवाइस को बनाने में सफलता पाई। इसका इस्तेमाल दफ्तर, बाजार, शॉपिंग मॉल और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर किया जा सकता है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की। NHAI ने अपनी सभी परियोजनाओं की ड्रोन से मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया है। NHAI अब परियोजनाओं की शुरुआत और उनके पूरा होने तक हर महीने ड्रोन सर्वेक्षण करेगा। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों के लिए ड्रोन से मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने ये कदम राष्ट्रीय परियोजना में पारदर्शिता, एकरूपता और नवीनतम तकनीक को अपनाने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन से किया जाएगा। बुधवार को NHAI ने बयान जारी करते हुए राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्यरत सभी ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिया कि उन्हें प्रतिमाह पर्यवेक्षण सलाहकार की टीम की मौजूदगी में ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें इसे NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर वर्तमान और पिछले महीने के तुलनात्मक परियोजनाओं की वीडियो भी डालनी होगी, जिसका पर्यवेक्षण सलाहकार टीम समीक्षा करेंगे और परियोजना के विकास से संबंधित डिजिटल प्रगति रिपोर्ट्स पर सलाह मशविरा दे सकेंगे। NHAI के इस कदम से निर्माण का भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई के पास अरब सागर में एक दिलेर ऑपरेशन में एक नौका से 16 लोगों को निकाला है। बार्च MV मंगलम से एक SOS प्राप्त करने पर कोस्ट गार्ड ने खराब मौसम और खराब समुद्री परिस्थितियों के बावजूद 2 चेतक हेलीकॉप्टर लॉन्च किए। तटरक्षक बल का जहाज सुभद्रा कुमारी चौहान भी रवाना हुआ और चालक दल के 16 सदस्यों को MV मंगलम नौका से सुरक्षित बचा लिया गया। और खेल की खबरों में 18 जून से भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी फॉर्म में है नजर आ रही है। पिछले हफ्ते इंग्लैंड को उसकी जमीन पर खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से हराया था। दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को न्यूजीलैंड ने बेहद आसानी से 8 विकेट से अपने नाम किया। दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टेस्ट टीमों के बीच होने वाली इस भिड़ंत में कई खिलाड़ियों की आपसी भिड़ंत पर भी सबकी नजर रहेगी।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चलना टीम के लिए बेहद जरूरी है, या यूं समझा जाए कि अगर ये खिलाड़ी चले तो दूसरी टीम के लिए दिक्कत का होना तय है। केन विलियमसन वर्सेस जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम अगर 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी धाक जमाना चाहती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा जसप्रीत बुमराह का चलना। हालांकि जसप्रीत भिन्न भिन्न कारणों से लंबे समय से भारतीय टीम से अंदर और बाहर होते रहे हैं। घरेलू सरजमी पर भी और आइए अब सीधे रुख करते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। Concluded EM's visit. Pushkar from New Indian Express is asking, EM visited Qatar twice within a week. Could you please share details about his meetings with top Qatari leadership? Sadan from Vion is asking that EM was in Qatar 2 times in span of few days. What was the key focus and how much Afghanistan was part of conversation? Sandeep from Tribune is asking, could you tell us about EM's recent interaction in Qatar, Kenya and Kuwait? Agni Roy from ABP is asking, EM visited Qatar twice in a week and met leadership there. Doha being the center of US Talib talk, does this double visit has any significance for Kabul diplomacy? I have similar question from Deepak Ranjan from PTI Bhasha. Thank you, Yatin. Look, EM recently visited both Kuwait and Kenya. During these visits, he transited Qatar, and during these transits, he met with his Qatari counterpart as well as the senior members of the Qatari leadership. As Qatar is involved in the Afghanistan peace process, the issue of Afghanistan affiliation, Zalmay Khalilzad happened to be in Doha during this period of EM's visit and called on EM to brief him on the recent developments regarding Afghanistan. As regards Kuwait and Kenya, we have issued, I think we have issued detailed press releases apart from sharing other information through social media and on our website. I really don't have much more to add for the moment on that. Yatin. Daria from Sputnik is asking, Turkey says that it would provide security cover at the Kabul International Airport. The Turkish leadership has also asked Pakistani security agencies to help in the effort. How does the MEA views the development? Overall, are there any concerns about such calls for Pakistan's greater involvement in Afghanistan after US troops exit? I think our position regarding the Afghan peace process is well known and I need not repeat it today. As regards your specific question, we can only speak for ourselves. India has been pro-development, pro-democracy, pro-human rights, pro-progress. It is for the people of Afghanistan to judge how each of their partners, on how the actions of these partners have affected the Afghan people. I think I will leave it at that. Daria from Sputnik has another question. Pakistan's foreign minister has written to the UN Security Council expressing concern that India seeks more administrative changes in Jammu and Kashmir. Is India planning a rebuttal of these claims at UNSC? Deepak Ranjan from PTI Bhasha is asking, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर मामले पर पत्र लिखा। वहां का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? I have a similar question from Madhurendra from News Nation. Look, I will only say that the Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable. Manush from PTI is asking, was there any problem between India and Pakistan on issuance of assignment visas? If yes, has the issue been resolved? Look, these are routine administrative matters. I understand both sides cleared all pending assignment visas yesterday. Deepak Ranjan from PTI Bhasha is asking, पाकिस्तान की अदालत में कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की याचिका पर सुनवाई अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। इस मामले में ताज़ा स्थिति क्या है? प्रणय फ्रॉम एबीपी न्यूज़ इज आस्किंग, पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के मामले पर सुनवाई को अक्टूबर
We have seen the news reports relating to the review and reconsideration. अभी आप सुन रहे थे अरिंदम बागची को, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और कई तरह के उनसे विदेश नीति से संबंधित सवाल किए गए, जिसमें विदेश मंत्री के विदेश दौरे के बारे में भी सवाल किया गया और साथ ही साथ इसके अलावा जो सवाल थे वो थे कि किस तरह से कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उनको वकील उपलब्ध कराने को लेकर जो सुनवाई थी वो स्थगित की गई, वो सवाल उनसे किए गए थे। और ये प्रेस वार्ता में एक बार फिर रुक करते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। Saying on the Kulbhushan Jadhav case, we have seen the news reports relating to the review and reconsideration bill 2020 that has been passed by the National Assembly of Pakistan. The bill codifies into law the earlier ordinance, frankly with all its shortcomings. It does not create a machinery to facilitate effective review and reconsideration of Sri Jadhav's case, as mandated by the judgment of the International Court of Justice. The ICJ had ruled that Pakistan was in breach of its international obligation because of the failure to provide consular access to Sri Jadhav. The ordinance, and now the bill, invites the municipal courts in Pakistan to decide whether or not any prejudice has been caused to Sri Jadhav on account of the failure to provide consular access. This is clearly breach of the basic tenet that municipal courts cannot be the arbiter of whether a state has fulfilled its obligations under international law. Not only this, it further invites the municipal court to sit in appeal, as it were, over the judgment of the ICJ. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address the shortcomings in the bill, to comply with the judgment of the ICJ in letter and spirit. Yatin. मधुरेंद्र फ्रॉम न्यूज नेशन इज आस्किंग, भारत को मिलने वाली विदेशी वैक्सीन को लेकर क्या अपडेट है? संदीप फ्रॉम ट्रिब्यून इज आस्किंग, इज देयर एनी क्लैरिटी ऑन हाउ मेनी वैक्सीन्स विल बी गिफ्टेड टू इंडिया बाय यूएस एंड बाय व्हेन? प्रवीण गौतम फ्रॉम न्यूज पॉइंट इज आल्सो आस्किंग सिमिलर क्वेश्चन. As I have said earlier, we are awaiting further details regarding the timeline and the quantity of vaccines that the US government has announced that it would share with various countries, including India. I don't have any particular update for the moment on that. Pushkar from New Indian Express is asking, the US Embassy has opened visa applications. However, universities are insisting on vaccines by Moderna, Pfizer and Johnson & Johnson. Is any alternate being worked out for those students who have taken Covaxin or Covishield? Look, there is no uniformity in these requirements. The US government has clarified that the vaccination is not a mandatory requirement for traveling to the US for our students. I also understand that there are multiple conversations going on between our students and the universities. We would obviously support our students. I think everyone concerned is interested in ensuring that the students are able to reach the universities and undertake regular classes. And we hope that a constructive solution is found. Saddam from Vion is asking, Japan has said that it will issue vaccine passports to its citizens. Do you see its wider implication with more countries soon issuing such passport, and will India issue such passports? As you are aware, there is an ongoing global debate on this issue of so-called vaccine passports. We feel that this has to be linked to the larger issue of vaccine equity, given that many developing countries have not yet been able to vaccinate a large population of a percentage of their population. We would favor discussions on the subject of vaccine passport
with greater focus on vaccine equity. I don't have any information about India issuing any vaccine passport. मधुरेंद्र फ्रॉम न्यूज नेशन इज आस्किंग, WHO में कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर क्या अपडेट है? ये कोवैक्सीन का WHO में जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए जो अप्रूवल की बात हो रही है, हम इस पर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं. हमारी यही अपेक्षा होगी कि जल्दी से जल्दी ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए. बाकी इसके डिटेल जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपनी से डायरेक्टली पूछें. Amity Sen from Hindu Business Line is asking, can you share some information on the government panel constituted to oversee foreign vaccine supplies? What is its composition and what are the issues it will consider? How soon do you think it can take decision on indemnity for Pfizer and others, as this matter has been pending for long? Look, this vaccine panel, as you called it, has been set up under the Niti Aayog chairmanship of Dr. Paul, and I think it would be best if you contacted them for details regarding this. Next set of question is on fugitive Mehul Choksi. Pushkar from New Indian Express is asking, any update on Mehul Choksi? Shrinjoy from Times Now is asking, India has spoken about bringing back both Mehul Choksi and Nirav Modi. What progress has been made? Deepak Ranjan from PTI Bhasha is asking, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाए जाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है? I have similar question from Madhurendra from News Nation and Pranay from ABP News. We understand that Mehul Choksi continues to be in the custody of authorities in the Commonwealth of Dominica, and legal proceedings are underway. Government of India is actively engaged with the Dominican government to seek the early deportation or handing over to India of Mehul Choksi to face justice in our country. The criminal charges that Mehul Choksi faces in India and the facts relating to his continued Indian citizenship have been suitably brought to the attention of the authorities in the Commonwealth of Dominica. प्रवीण गौतम फ्रॉम न्यूज पॉइंट इज आस्किंग, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत तक अमेरिका का दौरा कर सकते हैं. ऐसा है तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य रहेगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें. श्रींजॉय फ्रॉम टाइम्स नाउ इज आस्किंग, इज द प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू विजिट वॉशिंगटन डीसी इन द फॉल ऑफ दिस ईयर? Look, I don't have any information to share on this. As you know, announcements of such kind of visits are made at the appropriate time, and for the moment I don't have anything to share with you. Gautam Lahiri is asking, some senior leaders from Myanmar have taken shelter in India's northeastern states. What's the government view on this development? What is India's view on shadow government of Myanmar formed by the dethroned democratic leaders? How India looking at the corruption charges framed by junta government of Myanmar against Aung San Suu Kyi? I would refer you to the Ministry of Home Affairs on queries of this nature. As regards the situation in Myanmar, we support the ASEAN initiative and we are in regular touch with ASEAN countries. Sandeep from Tribune is asking, now that over 3 weeks have passed, is there clarity on the Sri Lankan law on Colombo Port City, and what is the status of Indian infrastructure projects that were discussed by EM Jaishankar in January? Surely there should be clarity on these aspects by now. I think you're mixing up two quite different issues. I don't know about whether there should or should not be any clarity. Regarding the Colombo Port City project, we have been closely following recent developments from our security perspective. We have also noted the concerns that have been raised in Sri Lanka regarding several aspects of the framework for the Colombo Port City project. We expect Sri Lanka will remain mindful of our excellent bilateral cooperation, including for mutual security in our shared environment, which includes the maritime domain. As regards our projects, India has a very extensive portfolio of development partnership projects in Sri Lanka, and we are in regular contact with Sri Lankan authorities regarding the implementation of these projects. Madhurendra from News Nation is asking, ईमाना सहित कई पाक
समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत के कोविड क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए मदद के नाम पर विदेशों से फंड जुटाए और फिर इसी फंड को भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के इस षड्यंत्र पर सरकार का क्या स्टैंड है? Saddam from Beyond is asking, US-based Pakistan-linked charity organization Imana collected funds for assistance to India to deal with the COVID crisis. Has MEA investigated it? If they have sent assistance to India? Since the report by Disinfolab says money they collected went to terror outfits in Pakistan, has this been taken into cognizance by MEA? We have seen media reports in this regard. I do not have any further details to share for the moment, and we are trying to ascertain more information. As soon as we have something, I'd be happy to share them with you. Saddam from Vion is asking, will India join B3W project announced at G7? Look, I recall this question was asked at the media briefing immediately following the G7 summit to Additional Secretary ER in the ministry. Let me reiterate that relevant agencies of the Government of India would study the proposal and engage as appropriate at a later stage. I don't think I have much else to add for the moment. Maha from CNN News 18 is asking, any response to the UN rapporteur on human rights calling the incarceration of Natasha Narwal and Devangana Kalita as deeply concerning? Look, I don't have an immediate response. However, I understand that this refers to an ongoing judicial process, and we would expect UN special rapporteurs to respect and have a more informed understanding of our legal proceedings. Pranay from ABP News is asking, अमेरिकी मीडिया में हाल में कुछ कमेंट्री देखी गई जो कोविड-19 के हालात और भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य तथा क्वाड की साझेदारी पर टिप्पणियां करती है। इसे आप किस तरह देखते हैं? Srinjoy from Times Now is asking, there have been reports about India being the weakest link of the Quad. How do you view the statement? Similar question from Aditya from CNN News 18. Look, by now the Quad and the world know India's value. The article in question is clearly uninformed. Whether the article has an inherent bias has been answered already through the tweet by Lisa Curtis, who herself had been quoted in the article but has dissociated herself from the overall message or target of the article. Srinjoy from Times Now is asking, is a WMCCR commander level talks likely very soon? Ranjit Kumar from Rakshat News is asking, has China proposed new round of military talks at the level of divisional commanders? Deepak Ranjan from PTI Bhasha is asking, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध की ताज़ा स्थिति क्या है? इस घटना के एक साल गुजरने के बाद क्या प्रगति हुई है? I have a similar question from Madhurendra from News Nation. Let me reiterate that early completion of disengagement in the remaining areas could pave the way for both sides to consider de-escalation of forces and ensure full restoration of peace and tranquility, and thereby enabling progress in bilateral relations. I have no further questions, sir. Thank you, Yatin. Before I close, let me just remind all our viewers that International Day of Yoga is on Monday, 21st of June, and all our embassies and consulates across the world will be celebrating this event. In fact, over the weekend itself, as well as in 21st and beyond. Please tune into this channel as well as on our social media platforms to keep abreast of how MEA celebrates yoga across the world. Thank you. Good evening. ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा
और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।